प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना सौरभ पांडे और आप देख रहे हो मस्ती वाली पाठशाला। अपने पिछले वीडियो में हमने सेट चैप्टर की शुरुआत कर दी थी और वहां हमने देखा था कि मैथमेटिक्स में सेट को कैसे डिफाइन किया जाता है, सेट को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से तरीके हैं, है ना। और उसमें हमने रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म जैसे तरीकों के बारे में चर्चा करी थी। हमने इन दोनों रिप्रेजेंटेशंस की खूबियां भी देखी थी और खामियां भी देखी थी। हमने देखा था कि अगर मेरे सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट भी और कम भी हैं, 10 या 15 है, तो उस केस में हम डायरेक्टली एलिमेंट्स को लिस्ट आउट कर देते हैं, आसानी होता है वो। लेकिन अगर मेरे सेट में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, है ना, तो उस केस में जिस प्रॉपर्टी के बेसिस पर एलिमेंट्स चुने गए हैं हम उस प्रॉपर्टी को मेंशन करते हैं और सेट बिल्डर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। अब नाम सेट बिल्डर से ही क्लियर है कि सेट को बिल्ड करना by using the property of the elements mentioned, है ना। इसको समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं और आप देखना कि क्यों उन दोनों तरीकों को सीखना जरूरी है। सपोज मेरे पास एक सेट लिखा हुआ आया, किसी बंदे ने मुझे एक सेट लिख कर दिया, A equals 1/12, 1/18, 3/80, 2/75 and so on। ओके, ये कोई सेट था और चूंकि एंड सो ऑन दिया हुआ है, खत्म नहीं हुआ, इसका ये मतलब है कि इस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और मुझे इस तरह का डाटा दिया हुआ है। मुझे पता करना है कि 50 तक अगर मैं जाऊं, अगर मुझे इस सेट के 50 एलिमेंट्स चाहिए होंगे, तो क्या मैं इनको देख के पता कर लूंगा? पता कर सकता हूं अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, मैं उस प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई कर पाऊं कि हाँ, ये इसके एलिमेंट्स कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं उसके इस्तेमाल करके मैं 50, 100 जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको निकाल सकता हूं। लेकिन ये एक कम्युनिकेशन का अच्छा तरीका नहीं हुआ। सामने वाले ने मुझे इस तरीके से लिख के दिया है तो मैं जरा ना थोड़ा ही सही, लेकिन उस पर गुस्सा तो करूंगा कि अरे ऐसे लिख के क्यों दिया। कोई अच्छा तरीका ढूंढता, तो वो अच्छा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। अब देखो एक्चुअली में ये डाटा कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। मैं इनको फिर से लिखता हूं, 1/12, 1/18, 3/80, 2/75 एंड सो ऑन। यानी कि 1/12, 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, 2/36, 3/80 नो प्रॉब्लम, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4/150। ओके, अब देखो ये 12 है, इसे मैं लिख रहा हूं 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 to the 4 multiplied by 3 that is 12, फिर 2, 36 है, 36 को मैं 9 इंटू 4 लिख सकता हूँ और 9 को मैं 3 का स्क्वायर इंटू 4 लिख सकता हूँ, फिर 3, 80 है, 80 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 इंटू 5 और 16 को मैं 4 स्क्वायर इंटू 5 लिख सकता हूँ और 4/150 है, सो 4/150 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 मल्टीप्लाइड बाई 6 और 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, अब यहां पर मुझे एक पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न क्या है? न्यूमरेटर्स नेचुरल नंबर्स के साथ शुरू हो रहे हैं और न्यूमरेटर में जितना है डिनोमिनेटर में उसका एक ज्यादा करके स्क्वायर किया हुआ है और फिर इधर जितना है उसका एक ज्यादा यहां पर किया हुआ है ना।
1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6। तो इस पैटर्न को देखते हुए मैं अगला एलिमेंट गेस कर सकता हूं। अगला एलिमेंट मेरा क्या होगा? 5, 5 से एक ज्यादा यानी कि 6 का स्क्वायर, और फिर एक ज्यादा यानी कि 7। तो ये मेरा अगला एलिमेंट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि अगर मुझे पैटर्न पता हो तो एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना कितना आसान हो जाता है। तो अगर इस तरीके के बदले, रोस्टर फॉर्म के बदले, उस बंदे ने मुझे कुछ इस तरीके से दिया होता, सेट ए कुछ इस तरह के हैं, x is such that x is equal to n by n plus 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर उससे एक ज्यादा, और तो ये हो जाएगा n plus 2 where n is a natural number। खत्म। तो मेरे लिए उस सेट के एलिमेंट्स को लिखना आसान हो जाता है ना। सो ये भी एक खूबी है ना। सेट बिल्डर की आप खूबी कह सकते हो, रोस्टर फॉर्म की आप खामी कह सकते हो। तो यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मैं सेट ए के एलिमेंट्स को बिल्ड कर सकता हूँ। दैट इज वाई इस तरीके को सेट बिल्डर फॉर्म बोला गया। ओके, सो फार सो गुड। अब जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हम सेट के कुछ टाइप्स के बारे में देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि अगर मुझे दो सेट्स दिए हुए हैं तो उनके बीच में किस तरह के रिलेशंस हो सकते हैं। सेट के टाइप्स के बारे में बात करूं तो आप कितनी पॉसिबिलिटी सोच सकते हो उनके एलिमेंट्स के टर्म में। आप बोलोगे हाँ ठीक है, एक बार तो आपने बताया कि सेट में फाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, एक केस हो सकता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब फाइनाइट में भी दो पॉसिबिलिटीज आती हैं कि उस सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं, मतलब कि जिस प्रॉपर्टी के बेसिस पर मैं एलिमेंट्स का कलेक्शन करना चाहता हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो उस केस में मेरे सेट में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं, 0 एलिमेंट हो ये नहीं बोल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं, मतलब कुछ भी नहीं होगा उस सेट में, ऐसे सेट को कहते हैं हम नल सेट, या फिर वॉइड सेट, या फिर एम्प्टी सेट। तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब, एम्प्टी मतलब खाली, वॉइड मतलब ही खाली, नल मतलब 0, है ना, कुछ नहीं। तो हमारे पास आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, सो there will be no element in the set। ओके, और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए खास तरह के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, और वो है इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई। इसको बोलते हैं फाई। तो एक एम्प्टी सेट को हम या तो फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर कर्ली ब्रैकेट तो देंगे ही, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखाएंगे, बिकॉज कोई एलिमेंट ही नहीं है उसके अंदर, है ना। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि ऐसा कौन सा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। ओके, सेट के एलिमेंट्स किसी न किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। मैंने आपको बोला कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, और x इज अ रियल नंबर,
इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपने क्लास 10th के बारे में क्लास 10th में पढ़ा है। अब मैं पूछूं कि एक ऐसा सेट बनाओ जिसके एलिमेंट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो, है ना। बट कंडीशन क्या है कि x एक रियल नंबर है। तो आप सबसे पहले क्या चेक करते थे? आप चेक करते थे इसका डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 के बराबर है, b की वैल्यू 1 के बराबर है और c की वैल्यू भी 1 के बराबर है। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाता था हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 दैट इज -3 विच इज लेस देन 0। अब अगर आप क्लास 10th पास करके आए, आपने सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा है, तो आपने उन केसेस को देखा था जिसमें डिस्क्रिमिनेंट या तो पॉजिटिव था या फिर 0 हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया, निगेटिव आ गया। तो इसका ये मतलब हो गया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सामने वाले बंदे ने मुझे बोला था कि इसका रियल सॉल्यूशन का सेट बनाओ, तो मेरे पास तो कुछ आएगा ही नहीं। नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल solution for the equation, no real solution for the equation। तो क्या हो जाएगा? set a is equal to 5 और this, suppose a मुझे बोला था कि a क्या है? set of real solutions of इक्वेशन दिस वन। इस इक्वेशन का सेट ऑफ रियल सॉल्यूशंस, है ना। तो एक एग्जांपल हो गया एम्प्टी सेट, नल स्टिल या फिर वॉइड सेट का। एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट, तीनों में से कोई भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करी जा सकती है। सो अगला, आपको पता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की कैटेगरी में भी बांटा जा सकता है ना। सो अगला क्लासिफिकेशन है हमारा फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट्स आर फाइनाइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, और इनफाइनाइट सेट में number of elements cannot be counted। नाम से ही क्लियर है ये सारे के सारे, है ना। सो हाउ डू वी डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बाय अ सिंबल? सपोज मेरे पास कोई सेट ए है और उस सेट ए में 2, 6, 10, 18 ये एक सेट है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ब्रैकेट में उस सेट का नाम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 4। इस तरीके से लिखूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया।
तो हमने सेट देख लिया, उसका रिप्रेजेंटेशन देख लिया, एम्प्टी सेट देख लिया, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट देख लिया। अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास इक्वल सेट्स का। इक्वल सेट्स है ना, इसका मतलब यह है कि मैं दो या दो से ज्यादा सेट्स के बारे में बात कर रहा हूं। बिकॉज जहां इक्वालिटी की बात होगी वहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी। इक्वल सेट का क्या मतलब हुआ? इक्वल सेट्स, सो यहां से हम शुरू कर रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा सेट अगर मुझे दिए हुए हो तो फिर उनके बीच में किस तरह का रिलेशन हो सकता है। अब इक्वल सेट नाम से ही क्लियर है कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ मैच होते हो तो हम उन दोनों सेट्स को इक्वल कहेंगे। ठीक है, सपोज मेरे पास कोई सेट ए है 2 4 6 और एक सेट बी है 4 6 2। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के सारे एलिमेंट्स के बराबर हैं, साथ ही साथ सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए के सारे एलिमेंट्स के बराबर हैं। तो हम कहेंगे सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि अगर किसी सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में हो और सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए में हो, इसका ये मतलब हो गया कि सेट ए और सेट बी इक्वल हैं। अनइक्वल सेट्स क्या होंगे? क्लियर है, अगर किसी सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के सारे एलिमेंट्स के बराबर ना हो तो फिर हम उसे क्या कहेंगे? अनइक्वल सेट कह देंगे। सपोज मेरे पास कोई सेट ए है जिसमें एलिमेंट 2 4 6 है और कोई सेट बी है जिसमें 2 4 6 8 है। तो ए के सारे एलिमेंट तो बी में है, लेकिन बी का एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट ए में नहीं है, है ना। बी में 8 था लेकिन ए में 8 नहीं था, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं कहलाएंगे, दोनों अनइक्वल होंगे। तो आज के लिए हम इधर ही रुकेंगे। आप अगर क्लास 10 पास करके तुरंत क्लास 11th में इंटर हुए हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक की एक बार रीडिंग दे दिया करो। ठीक है, हालांकि मैं सब कुछ आपको पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार रीडिंग दे दिया करो और उनके जो एक्सरसाइज हैं उन्हें भी बना लिया करो। ठीक है, मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 तक पढ़ा दिया है, आप उसे ट्राई करो। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ आपको वो पसंद आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।